क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आज मैच रहा यूएसए वर्सेस नेपाल। जी हाँ, और क्या जबरदस्त चेज यहाँ देखने को मिला आज अयान यूएसए की अगर हम बात करें। और जैसे कि पहला मैच जो हुआ था यूएसए वर्सेस नेपाल, मेरे ख्याल से पहला मैच वही था। जी हाँ, उसमें भी कहीं ना कहीं जब बैटिंग कंप्लीट हुई तो हमने एनालिसिस में यही कहा था कि यूएसए की जो बैटिंग है वो बड़ी लंबी है, बहुत लंबी बैटिंग है। और उसका एक नमूना, एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, उदाहरण आज भी आपको देखने को मिला होगा, उस मैच में देखने को मिला। आज तो आपको और ज्यादा देखने को मिला क्योंकि प्रेशर चेज के वक्त ज्यादा होता है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्या कमाल का चेस रहा। फील्डिंग में क्या क्या किसके छूटे नहीं छूटे, वो फील्डिंग टीम की गलती है। उन्हें सोचना है, उन्हें बैठकर डगआउट में उन चीजों को कोसना है, आपको नहीं। आप जीत चुके हैं और ऐसे हजारों लाखों चेजेस हैं दुनिया में जिसमें कैच छूटते हैं, वो फील्डिंग टीम की गलती है। लेकिन जो इनिंग खेली है वो लाजवाब यहाँ पर चेस जो रहा है वो कमाल का यहाँ पर रहा है यूएसए के लिए। और यूएसए बैक टू बैक 3 मैच जीतने में कामयाब रहा। शुरुआत करें नेपाल का, अगर आप परफॉर्मेंस ओवरऑल इस मैच में देखेंगे तो पिछले 2 मैचेस के मुकाबले थोड़ा बेटर जरूर रहा, खास करके बल्ले से अगर हम बात करें। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस मैच में उन्हें क्यों हार का सामना करना पड़ा, आगे बात करेंगे। एंड शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से। जी हाँ, 1 से 10 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 50 रन बनाए बिना सिर्फ एक विकेट गंवाए। जी हाँ, एक विकेट गंवाकर 50 रन बनाए। वहीं यूएसए ने 53 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए। और पहला फेस यूएसए के नाम रहा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और मिडिल ओवर्स की बात करें, सेकेंड फेज की 11 से 40 ओवर की, तो यहाँ नेपाल ने 151 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और वहीं यूएसए ने 147 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। और ये अगर आप फेस करें शेयर क्योंकि इस फेस नेपाल के रन भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे रन है। और यूएसए ने भी इस फेस पे एक अपने आप को नीचे नहीं जाने दिया, एक कंटिन्यू बनाए रखा उन्होंने अपने आप। 4 रन ही कम है वो नेपाल के मुकाबले अगर आप मिड फेस में देखें। जी हाँ, और वहीं पर डेथ फेस की बात करें, 41 to 50 की अगर हम देखें डेथ फेस की, तो 70 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने। वहीं यूएसए ने 73 रन 73 रन जोड़े और सिर्फ 3 विकेट और गंवाए। और ये फेस और ये मैच यूएसए जीतने में कामयाब। बिल्कुल, लास्ट के 10 ओवरों में यूएसए को 72 रन चाहिए थे अगर हम बात करें। खैर वो आगे बात जरूर करेंगे। यहाँ उन्होंने 73 लगा दिया और 1 ओवर बचा का बचा भी रह गया। सीधे चलते हैं अब नेपाल की बल्लेबाजी की तरफ। बल्लेबाजी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि वही रहता है कि इनकंसिस्टेंसी की जो टीम में प्रॉब्लम रहती है वो हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए कई सारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट मिला। वहां पर अगर आप देखें कुशल भुरतल, आसिफ शेख, लगभग वही हुआ उनके साथ जो पिछले मैच में कुशल भुरतल के साथ हुआ था। उनका शायद ऑफ स्टंप उड़ा था, इनका लेग स्टंप उड़ा है, लगभग जज नहीं कर पाया और क्लीन बोल्ड यहाँ पर हो गए। और उसके बाद कुशल भुरतल ने यहाँ पर शुरुआत में बहुत स्लो इनिंग खेली, उसके बाद उन्होंने थोड़ा पेस पकड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपना विकेट यहाँ पर जो है वो थ्रो कर दिया। वही बात हम जो लगातार कहते हैं, बड़ी इनिंग में हसास हार जाता है। मुझे एक होता है ना कहावत कि बड़ी इनिंग में हाफ गए, बड़ी इनिंग खेलने से बस जितना हमें चाहिए। इस हमने आपको बताया भी था, मैंने कमेंट के व्यूअर का एक जवाब भी दिया था कि अगर बॉलर को अगर आप देखेंगे कि मुझे बॉलर को विकेट देना कि वो अर्न करे तभी मैं अपना विकेट दूंगा। यकीन मानिए आज जो नेपाल की टीम ऑल आउट हुई है उसमें से 5 से 6 बल्लेबाज बॉलिंग अच्छी नहीं थी। आज बॉलिंग जो है यूएसए की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कंपेयर टू मैच 1 की बात करें। बहुत लाइन लाइन से भटके हुए थे। आगे आए आप समझाएंगे। स्टंप को तो उन्होंने बहुत ही रेड टारगेट किया, लेकिन विकेट्स यहाँ पर थ्रो नेपाल के बल्लेबाजों ने ज्यादा किए हैं। वही प्रॉब्लम 20-30 खेलकर T20 का माइंडसेट, उसके बाद अपना विकेट दबाकर चले गए। भीम शार्की ने 43 किए 58 गेंदों में। एज अ ओपनर 72 का स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा। डेफिनेटली आप एक अच्छा जा रहे थे, आइए नुरमान का अच्छा आप जा रहे थे, लेकिन फिर आप उसको अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। एक अच्छे नोट पर 90, 95, 100 के स्ट्राइक रेट पर। फिर यहाँ पर रोहित आए, पिछले मैच में शतक किया था उन्होंने, लेकिन इस मैच में एक बड़ी इनिंग नहीं आई, 36 यहाँ पर किया। चलिए इस मैच में हम उनको स्पेयर कर देते हैं क्योंकि पिछले मैच में उनकी सेंचुरी यहाँ आई थी। आरिफ बहुत फ्लॉप गए हैं इस पूरी सीरीज में, सिर्फ 2 रन बनाकर वो आउट हुए। दीपेंद्र सिंह हैरी और करण केसी ने, गुलशन झा वो भी एक बहुत बड़े फेलियर और फ्लॉप प्लेयर रहे हैं इस राउंड की अगर हम बात करें। बिल्कुल भी टीम के लिए कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर करण केसी उन्हें ज्वाइन किया। अब देखिए आपको याद होगा पिछले मैच के एनालिसिस में हमने कहा था कि सबसे बड़ा रीजन जो नेपाल का हार का रहा है वो कुशल भुरतल का अच्छा स्टार्ट ना दिलाना, तेज एक रन ना करना, उसके बाद नीचे आकर दीपेंद्र सिंह हैरी और गुलशन झा का पूरी तरह से सरेंडर कर देना और बड़ी इनिंग ना खेल पाना, जिसकी वजह से टीम 40-50 रन सब रह गई थी। लेकिन आज आप देखिए कुशल भुरतल ने थोड़ा स्लो सही लेकिन रन किए, ये उनकी जिम्मेदारी को तेज करते। दीपेंद्र ने आकर रन किए और गुलशन का काम करण केसी ने आकर किया, तब जाकर स्कोर जो है वो 270 पार पहुंच पाया। फिर भी 15 रन वो कम। जी हाँ बिल्कुल, अगर नेपाल मैच जीता होता तब भी हमारा एनालिसिस हम यही कह रहे होते। अभी भी 15-16 रन करीब वहां वो छोड़कर आए, एक तो गेंद ही छोड़कर आए हैं वहां पर, पूरे ओवर अभी भी नहीं खेल पाए इतनी लंबी बैटिंग करने के बावजूद भी। तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल कर आए हैं। कंसिस्टेंसी देखनी पड़ेगी। अब ज्यादा यहाँ पर बैठकर तारीफ नहीं करेंगे हम क्योंकि बहुत देख चुके हैं नेपाल के बल्लेबाजों को। आज कोई और चलता है, आप देखिए कुशल भुरतल को अभी मेरे ख्याल से पिछले 10-12 इनिंगों में उनकी 150 आई है, वही शायद वो डेलास में अमेरिका में शायद उन्होंने खेला था। ओडीआई की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, जब कंसिस्टेंसी होगी तब प्लेयर के बारे में
ज्यादा बात करेंगे। वो तो रोहित का शतक आ गया था, इसलिए उस पर बात करने था। बड़ी इनिंग होती है, सेंचुरी ओडीआई में आए दिन बैठे बैठे तो नहीं आती है, खास करके एसोसिएट में। एंड ओवर टू बॉलिंग डिपार्टमेंट, मैं कह रहा था यार लाइन जो है वो बड़ी खराब रही है आज की डे में। स्टंप को टारगेट बहुत कम गेंदबाजों ने किया है। क्या कहेंगे आप, आज बॉलिंग उतनी खासा नहीं रही, नेपाल के बल्लेबाजों ने अपना पेशेंस खोकर विकेट दे दिया। बिल्कुल सही कहा है। और देखिए गेंदबाजी अच्छी नहीं रही, इसका फायदा भी रहा कि अगर आप देखेंगे सौरभ को, जैसी को, जसदीप सिंह को और रंजने को अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा खासा हमें स्पेल नजर नहीं आएगा, क्योंकि टाइट थोड़े से रन लीक किए इन्होंने। बॉलिंग थोड़ी सी वीक रही है जरूर, पर नॉस्टुस ने और हरमीत ने, जो कि दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, ये जरूर है कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और हावी हो गए तो थोड़ा सा यहाँ पर और बेहतर गेम प्लान होता बल्लेबाजों के पास और टैकल किया जा सकता था नॉस्टुस और हरमीत को, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। जरूर है नेपाल के पास राइटी बैट्समैन ज्यादा है तो दिक्कत थोड़ी सी जरूर हुई है बल्लेबाजों को इन दोनों। लेकिन यार 50-50 मैच का एक्सपीरियंस हो गया है। अब ये बहाना देना कि लेफ्टी है तो अब ये नहीं कि आज नहीं खेल पाए, कंसिस्टेंसी तो होती ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप 50 खेल लें या 100 मैच खेल लें, ये स्किल वो हमेशा कमी रहेगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको ये मानना पड़ेगा, स्किल में एसोसिएट प्लेयर में हमेशा कमी रहेगी, चाहे वो 200 ही मैच क्यों ना खेल जाए। यही सब सेम प्लेयर अगर 15 साल और खेल जाए फिर भी उनका एवरेज 30 से ऊपर नहीं जाए, बस ये गारंटी डेलीगेट रहता है। कोई भी टीम उठाइए आप, चाहे आप, इनका स्किल ऐसा नहीं उठ जाएगा कि एकदम 30 से उठकर 50 के एवरेज में जाके बल्लेबाज बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। यही प्लेयर अगर 15 साल भी खेल ले या किसी और एसोसिएट के प्लेयर यूएसए को हटाकर अगर और स्कॉटलैंड, जी हाँ, स्कॉटलैंड को हटाकर नीदरलैंड को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 15 साल यही सेम प्लेयर नीदरलैंड नेपाल के खेलने लगे तो उतने का ही एवरेज रहेगा जितने का आज है। तो ये कहना कि 50 मैच हो गए, 100 मैच हो गए, स्किल बहुत हो गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ स्किल नहीं होता। एसोसिएट में वही स्किल 15 साल तक चलता रहता है। तो खैर आप देखिए, डॉयस्टेट इकलौते प्लेयर है जिनका 60 का एवरेज रहा है, इकलौते प्लेयर है इतने सारे एसोसिएट बल्लेबाजों में, तो ये स्किल वाली बात है। पूरे एसोसिएट हिस्ट्री में सिर्फ 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका 40 से ऊपर का है, पूरी एसोसिएट हिस्ट्री में, जब से क्रिकेट चल रहा है और एसोसिएट मैचेस खेल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा, वो बात को हटा दीजिए कि 50 मैच हो गए या 100 मैच, वो 200 भी हो जाएंगे तो भी स्किल कम रहेगा। खैर बॉलिंग की बात करें तो नॉस्टस और हरमीत ने वो कोशिश की, लेकिन यूएसए की तरफ से आज बॉलिंग काफी डिसअपॉइंट नजर। बिल्कुल डेल कड़े मानेगा, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी। डेफिनेटली इसमें 300, 290, 310 भी पड़ सकते थे। आप जिन्होंने मैच पूरा देखा होगा, नेपाल की बैटिंग तो ऑब्वियसली सभी ने देखी होगी। बॉलिंग लेंथ लाइन आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा भटकी हुई थी इन कंपेयर टू जो यूएसए और नेपाल का हुआ था। चलिए चेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमाल का चेस रहा है, बहुत अच्छा चेस रहा है ये। डेफिनेटली अगर आप चेस को यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही बेहतर यहाँ पर चेस जो है वो हमें देखने को मिला। शुरुआत की अगर बात करें, यहाँ पर शुरुआत अच्छी हुई, ऐसा नहीं कि आए और तुरंत 50 की पार्टनरशिप हुई, ऐसा नहीं कि शुरुआत शुरू के 10 ओवर में विकेट भी नहीं गिरा, पूरा पावर पे विकेटलेस उनका गया। ये एक अच्छी शुरुआत दिलाई। सुनील पटेल लंबा नहीं जा पाए, 16 गेंदों में, माफ कीजिएगा 27 गेंदों में 16। फिर शाहिन जहांगीर को भी एक स्टार्ट मिला, लेकिन वो इसे बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए। स्ट्राइक रेट ठीक था, 85, 90-95, अगर ज्यादा लंबा जाता तो शायद 90-95 में देखने को मिलता। मोनान पटेल का विकेट जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर रहा। अगर आप देखेंगे टॉप 3 का कंट्रीब्यूशन जो है वो शायद 40% भी नहीं होगा। अगर आप देखेंगे इस 272-73 रन जो मारे हैं उन्होंने, उसमें से 52 और 72 रन सिर्फ टॉप 3 बल्लेबाजों ने मारे हैं। टॉप 3 जल्दी निपट गए, फिर भी बाकी 7 बल्लेबाजों की तो बल्लेबाजी भी नहीं आई, बाकी 4 ने मिलकर 200 रन बना डाले। इससे आपको बैटिंग डीपनेस का कहीं ना कहीं पता चलता है, जो यूएसए में देखने में, जो हम लगातार कहते रहते हैं। एंड साहित्य मुकाबला मिलिंद कुमार मैच विनिंग पार्टनरशिप, और मिलिंद कुमार क्या इनिंग स्ट्राइक रेट देखिए, स्ट्राइक रेट रहा है और लगातार रखते हैं ये स्ट्राइक रेट। आप देखेंगे 140 का रहा था जब उन्होंने नेपाल के खिलाफ पहला मैच यूएसए वर्सेस नेपाल 26 तारीख। बिल्कुल जबरदस्त स्ट्राइक रेट रखते हैं। ऐसे मिडिल ऑर्डर्स के प्लेयर जरूर होने चाहिए, हर टीम चाहेगी कि ये ओवरऑल फुल मेंबर भी हो या कोई भी हो, ये टीम जरूर चाहेगी ऐसे प्लेयर हमारे पास जरूर हो, गेंदें कम हो रन ज्यादा। बिल्कुल मिलिंद कुमार वैसे हैं, टेक्निक के साथ रन करते हैं, ये नहीं कि आड़ा तिरछा खेल रहे हैं। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, एक तरीके से वाहियात ट्रेंड जो चल रहा है, आड़ा तिरछा खेलो, ओडीआई में भी इस तरीके का, लेकिन नहीं, उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी रहती है, शॉट्स काफी अच्छे रहते रहे हैं। इस मैच में 123 रनों की जो साझेदारी हुई दोनों के बीच में, मैच बहुत अच्छी रही है। 90-95 तक आपके 3 विकेट गिर जाते हैं, उसके बाद आप आते हैं और 218 के करीब
चौथा विकेट गिरता है और बहुत अच्छे तरीके से नपातुला क्रिकेट खेला है, ना कि रन रेट पहुंच गया 12-15 तक। पिच का भी ध्यान रखा कि पिच बैटिंग विकेट है तो हमें भी थोड़े शॉट्स खेलते हुए चलने हैं यहाँ पर, बिल्कुल। बॉलर को चेक करते हुए चलना है हर टाइम, और वो इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी। बिल्कुल तेज रन करने का काम मिलिंद ने किया और एक छोर संभालने का काम साहित्य मुकाबला ने किया। फिर मैच थोड़ा सा फंसा। मैं और आयन ये बात भी कर रहे थे कि अगर ये जोड़ी टूटी, अभी अगर टूटी तो ये मैच थोड़ा सा और फंस सकता है, थोड़ा बहुत शायद कुछ हरकत हो सकती है। हुआ भी 3 ओवर में 29 रन तक पहुंच गया था, लेकिन एक उम्मीद हमें भी थी कि हरमीत सिंह जब तक जैसे वो आएंगे तो ये काम तमाम कुछ गड़बड़ जरूर होगा। पहले मैच में उन्होंने 6 बॉल में 16 मारे थे, आज भी 5 गेंदों में उन्होंने यहाँ पर जो है 15-13 रन मारकर फिर 2 सिक्सेस लगाकर मैच को यहाँ पर खत्म कर दिया। साहित्य का मुकाबला की 2 कैचेस छोड़ी गई। अगर आप देखें 22 रन पर और 57 रन पर, लेकिन उन्होंने जो 22 रन पर कैच छोड़ा उसके बाद मेक श्योर किया कि वो 57 तक जाए। इसने पहले कहा वो फील्डिंग टीम की गलती है, वो उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारा कैच छोड़िए, तो डेफिनेटली उनकी इनिंग्स उन्होंने फायदा उठाया और वो रन करते चले गए जब तक वो कर सकते थे। फाइनली आकर उन्होंने 75 पर अपना दम तोड़ा, लेकिन बाकी इतना कर दिया था कि बॉलर आके हरमीत सिंह जैसे बॉलर आके भी काम तमाम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पर एक और ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस आया, अगर हम क्या कहेंगे, ललित राजवंशी कंप्लीट फेलियर नजर आए हैं। एक बार और बहुत बड़ा रीजन बने हैं वो कि इस स्कोर को नेपाल जो है वो डिफेंड नहीं कर पाया। इस बार तो 272 हो गया फिर भी नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे ओवर उनके 10 ओवर ऐसे निकल गए, विकेटलेस हैं। जरूर फिर संदीप अकेले पड़ गए। अपोजिट टीम में देखेंगे आप तो नॉस्टुस और हरमीत दोनों ने मिलकर जो प्रेशर बनाया तो विकेट भी निकाल कर गए। वो 5 विकेट दोनों ने मिलकर लिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ स्पिनर सिर्फ संदीप टारगेट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन ललित की तरफ से वो नहीं आया। हम पहले भी कह चुके हैं पार्ट टाइमर जो स्पिनर होते हैं वो पार्ट टाइमर होते हैं, आज चले नहीं चले बस यही होता है उनकी आदत डलवा लेंगे तो आप ही के ऊपर बैकफायर करेगा। तो ये होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 270 भी नहीं 370 भी चेज हो जाएगा। इसलिए पार्ट टाइमर्स की आदत किसी भी टीम को नहीं डलवानी चाहिए। और ललित राजवंशी लगातार जो इस बस इकोनॉमिकल होकर चले जाते हैं, ऐसा ये ठीक नहीं है। आप एक टीम के स्पेशलिस्ट स्पिनर है, सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपका फर्ज है, आपको करना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ कर इकड़म कर आपको विकेट निकालने पड़ेंगे। लेकिन हमें वो दिखते नहीं है। कुछ एक ऐसी बॉलिंग आ रहे हैं वो डाल रहे हैं, आ रहे हैं वो डाल रहे हैं। डिफेंस वाली बॉल बल्लेबाज को आगे खिलाना अच्छा है, बॉल अच्छा है, ये नहीं कह रहे हम कि बुरा है। लाइन लेंथ उनकी अच्छी है, लेकिन टेकिंग जहां से थोड़ा सा आपको मदद मिले वहां ये बॉल अच्छी। लेकिन जहां पिच पाटा होती है वहां वेरिएशंस काम आती है। ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। जहां पर आपको बॉलिंग से मदद ना मिले तो आपके पास अगर वेरिएशन नहीं है तो आप खोखले, और अगर आपके पास वेरिएशन है तो आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। फ्लैट विकेटों पे भी आप आराम से कर जाएंगे। इसकी मिसाल बहुत है अभी देने का वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा मैच जरूर फंसा। 3 ओवर में 29 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर संदीप लामिछाने को ओवर दिया। उनका ओवर जो है काफी एक्सपेंसिव साबित हुआ। 13-14 रन के ओवर में आए और उसमें दीपेंद्र सिंह यारी मेरा भी सर पे हाथ था और अयान का भी सर पे आता है। ऐसा नहीं कि फील्डिंग कैचेस नहीं छूटते हैं। ऑलरेडी ये मिलाकर तीसरा कैच छोड़ा था नेपाल ने, लेकिन दीपेंद्र सिंह यारी टॉप क्लास फील्डर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खाली स्टेट में नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में टॉप क्लास। उनसे वो प्रेशर में जो कैच छूटा वो भी एक क्या पता मोमेंटम कुछ और होता। डेफिनेटली उसके बाद वो विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन फिर भी आपके 4 रन वहां बचते। अलग चीजें होती है, विकेट गिरता है कुछ चेंज नहीं जाते जो गए। बिल्कुल वो अगर जाते बिल्कुल सही कहा आपने। तो फर्क पड़ता है बनता है। उसके बाद फिर 2 ओवर में शायद 15 या 16 करीब बचे थे, 16 रन करीब बचे थे। और हरमीत सिंह ने, और पहले तो जो खराब लाइन रखी है नंदन ने, इतनी खराब बहुत अभी थी नंदन यादव से कि वो डेथ ओवरों में कम से कम अच्छी बॉलिंग कराएंगे। मैं भी आंसर कह रहा था कि ब्लॉक होल में डिलीवरी इनकी जरूर आएगी, उम्मीद तो है, लेकिन एक बॉल उन्होंने ब्लॉक होल पे नहीं डाली। जिन्होंने ओवर देखा है वो जानते हैं, कभी वाइड, 2 तो उन्होंने वाइड ही डाल दी, और उसके बाद 2 एकदम स्लॉग वाली जगह पर डाल दी, जहां पर हरमीत ने आराम से कनेक्ट कर छक्के मारकर मैच ही उसी ओवर में खत्म कर दिया। बाकी तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। और इसी तरह से नेपाल एक और मैच यहाँ पर हारने में कामयाब नहीं कहते हैं, हारने का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन यूएसए के लिए कमाल रहा, लगातार 3 मैच वो जीत चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट।